हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए फिर से पढ़ाई करते हैं हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान आधुनिक इतिहास। बिहार आधुनिक इतिहास, तो आइए जहाँ से हम लोग अंत किए थे फिर उसी चैप्टर से हम लोग 5वें चैप्टर से फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए फिर से कहाँ से ख़त्म हुआ था हमारा, फिर चालू करते हैं। देखिए विद्रोह, देखिए हो विद्रोह। ठीक है, तो इसका काल कौन सा था, 1820 से 1821 ईस्वी तक। और क्षेत्र कौन सा था, कोल्हान। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, पोटो सरदार। फिर नेक्स्ट देखिए कोल विद्रोह, काल कौन था, 1831 से 1832 ईस्वी। क्षेत्र कौन सा था, छोटा नागपुर। और इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत। अगला देखिए भूमिज विद्रोह, इसका काल कौन सा था, 1832 से 1833 ईस्वी। फिर इसका क्षेत्र कौन सा था, बारभूम। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण। अगला देखिए दोस्तों संथाल विद्रोह। ठीक है ना। फिर इसका काल कौन सा था, 1855 से 1856 ईस्वी। इसके क्षेत्र कौन सा था, संथाल परगना। ठीक है ना। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कान्हू। अगला देखिए दोस्तों सरदारी आंदोलन, काल कौन सा था, 1858 से 1895 ईस्वी। क्षेत्र कौन सा था, छोटा नागपुर। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, भागीरथी मांझी। ठीक है। फिर अगला देखिए दोस्तों खरबार या सरदारी विद्रोह, काल कौन सा था, 1879 से 1895 ईस्वी। और इसका क्षेत्र कौन सा था, संताल परगना। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, भागीरथी मांझी। ठीक है ना। सफाहोर विद्रोह आंदोलन, और काल कौन सा था, 1870 ईस्वी। और इसका क्षेत्र कौन सा था, संथाल परगना। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा। अगला देखिए मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, काल कौन सा था, 1895 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना। क्षेत्र देखिए दक्षिण रांची। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा। ठीक है ना। फिर अगला देखिए दोस्तों ताना भगत आंदोलन, इसका काल कौन सा था, 1914 से 1919 ईस्वी तक। और क्षेत्र कौन सा था, दक्षिण रांची। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत और सिद्धू भगत। अगला देखिए हरि बाबा आंदोलन, काल 1931 ईस्वी। क्षेत्र सिंहभूम। और नेतृत्वकर्ता टूका हो हरि बाबा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं 1857 के क्रांति से पूर्व अन्य विद्रोह। देखिए दोस्तों श्वेत विद्रोह में क्या है, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बहावी आंदोलन मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना तथा पश्चाताप प्रभावों को रोकना था। भारत में इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक सैयद अहमद थे, जिनका जन्म 1786 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। 1821 ईस्वी में सैयद अहमद पटना आए। यहाँ के सादिकपुर परिवार ने उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना तथा आगे चलकर इसी परिवार ने बहावी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के पश्चात विलायत अली एवं इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। हालांकि यह आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन था, किंतु मुस्लिम समाज पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के क्रम में यह ब्रिटिश विरोधी हो गया। बहावी सिताना को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे, जबकि अंग्रेज बहावियों के इस केंद्र को समाप्त करने पर उतारू थे। इसी क्रम में 1852 ईस्वी, 1858 ईस्वी एवं 1863 ईस्वी में बहावियों ने एवं अंग्रेजों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बहावी विफल हुए। 1863 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बहावियों के विरुद्ध किए गए अम्बाला अभियान के क्रम में पटना केंद्र से बहावियों को मिलने वाले आर्थिक व सैन्य सहयोग का पता अंग्रेजों को चला।
1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना में बहावियों का राजद्रोह का मुकदमा चला गया तथा इसके महत्वपूर्ण नेताओं को सश्रम कारावास की सजा दी गई। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोनिया विद्रोह 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। बिहार में सोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोडा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता था। बिचौलिया कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय गुप्त रूप से सोडे का व्यापार अन्य व्यापारियों से करने लगे, जिस कारण नोनिया समुदाय का वो बिचौलियों के मध्य में संघर्ष हुआ। अब अगला देखिए दोस्तों, लोटा विद्रोह। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 ईस्वी में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए। इसके कारण कैदियों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए इसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 1857 की ईस्वी के विद्रोह में बिहार और कुंवर सिंह की भूमिका। इस पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव, झारखंड से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से शुरू हुआ। इस विद्रोह में मेजर नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया गया और पीर अली सहित 16 व्यक्तियों को 7 जुलाई को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिक ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए और उन्होंने शाहाबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा कर अपने 4000 सैनिकों को सहयोग में संघर्ष प्रारंभ किया। फिर देखिए दोस्तों, आड़ा, जगदीशपुर, भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 27 जुलाई 1857 को आड़ा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन डनवर को युद्ध में पराजित कर आड़ा पर अधिकार कर लिया एवं स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। 2 अगस्त 1857 को मेजर ऑयर और कुंवर सिंह के मध्य बीबीगंज के निकट लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। दिसंबर 1857 में नाना साहेब एवं तात्या टोपे के साथ मिलकर रीवा में अंग्रेजों को पराजित किया। जगदीशपुर लौटते समय 13 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से पराजय कर सामना करना पड़ा। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हुए और 16 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने शाहाबाद पर जुलाई 1858 ईस्वी में अधिकार कर अपने भाई हरकिशन सिंह के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का गठन किया। 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जिले में
पेचिश के कारण अमर सिंह की मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, रोहतास, राजगीर, भागलपुर आदि थे। कुंवर सिंह आंदोलन के दौरान कहा था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। कुंवर सिंह आंदोलन के दौरान कुंवर सिंह ने कहा था, मैं वही हूँ, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में विद्रोह, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में वजीरगंज में विद्रोह, कांग्रेस की स्थापना और बिहार। फिर अगला पॉइंट देखिए तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1855 को बम्बई गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ओ ह्यूम द्वारा भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता WCG बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, लेकिन बिहार में कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस के तो अगला देखते हैं दोस्तों। फिर क्या है इसमें देखते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अधिवेशन, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। देखिए 27वां अधिवेशन वर्ष कौन सा था? 1912 ईस्वी। स्थान कौन सा था? बांकीपुर, पटना था। अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर। ठीक है दोस्तों। फिर अधिवेशन देखिए 37वां अधिवेशन वर्ष 1922 ईस्वी। स्थान गया और अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। और फिर देखते हैं 53वां अधिवेशन वर्ष 1940 ईस्वी। स्थान रामगढ़, वर्तमान में जो झारखंड में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। फिर देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, हम लोग फिर से देखते हैं, इसमें प्रकाश डालते हैं दोस्तों। सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इस मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया था। विभिन्न जिलों में उसकी शाखाएं खोली गई। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आरंभिक पदाधिकारी निम्नलिखित थे। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से थे आरंभिक पदाधिकारी। अध्यक्ष देखिए दोस्तों, अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। उपाध्यक्ष थे मजहरुल हक, नमाज सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर, नारायण मेहता, बहादुर, बाबू कृष्ण सहाय। कोषाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सचिव कौन थे? सैयद नजीमुल होदा, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में सम्मान हुआ। इसी दौरान सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित नागरिकों की एक सभा में सच्चिदानंद सिन्हा ने 25 सितंबर 1909 को हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर भाषण दिया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 या 10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बिहार में राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बिहार में राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। देखते हैं दोस्तों अगला, मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या है दोस्तों? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। इसमें देखते हो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने
2 मई 1908 ईस्वी को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डब्बे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश कर्णडक के समक्ष 9 जून 1908 ईस्वी 1908 तक मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस की तरफ से वकालत कर रहे थे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1907 ईस्वी में शांति नारायण देखते हैं दोस्तों, 1907 ईस्वी में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला, जिसमें मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा दी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां। स्वदेशी आंदोलन के भी पूर्ण इंद्रनाथ नंदी इंदुलाल थे एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी बिहार आए तथा मैजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में क्रांतिवाद का प्रचार किया। इस कार्य के लिए ये सभी लोग बिहार के पुराने विघटित क्रांतिकारी दल का नेता रह चुके तथा कोलकाता के S.K. लाहिरी के एजेंट बाबू पुनीत लाल से संपर्क स्थापित किया तथा भवानी मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से पटना आए भूपेंद्र नाथ दत्त भी इन्हीं के यहाँ रुके थे। बिहार में इस विचारधारा प्रारंभिक प्रयत्नों में बाबा जी ठाकुरदास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ तथा केदारनाथ बनर्जी थे। वर्ष 1906 से 7 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा जी ठाकुरदास के द्वारा की गई थी तथा दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। सच्चिदानंद सान्याल के राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के उद्देश्य से वर्ष 1913 ईस्वी में पटना को अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की। सान्याल को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना में बंकिम चंद्र मित्र का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने वर्ष 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांका जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता तथा T.K. घोष ने सहयोग किया। ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में भी सक्रिय थे। इसके अतिरिक्त यादुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। वैशाली निवासी बैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण बैकुंठ शुक्ल को 6 माह की सजा हुई। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन SHRA की बैठक में भाग लेने वाले फणींद्र नाथ घोष बिहार के इकलौते क्रांतिकारी थे। लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने बेतिया में 9 नवंबर 1932 को कर दी गई। चंद्रमा सिंह 5 जनवरी 1933 को कानपुर में एवं बैकुंठ शुक्ला 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बैकुंठ शुक्ला पर मुकदमा चला और उन्होंने 14 जुलाई 1934 को
सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है? बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती एकेडमी। क्या है दोस्तों? बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती एकेडमी। फिर इसमें देखते हैं दोस्तों, बैरिस्टर बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1899 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई। सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा बिहार बनर्जी, दीनानाथ झा एवं जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। दरभंगा में ही 1 जनवरी 1901 को सरस्वती एकेडमी की स्थापना हुई, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण इस विद्यालय का पक्का भवन निर्मित नहीं हो सका। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस विद्यालय के लिए सर्वप्रमुख थे तथा ब्रजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे। ब्रजकिशोर प्रसाद ने अध्यक्ष के रूप में इस विद्यालय के लिए विशेष कार्य किया। बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरस्वती एकेडमी का सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया। इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी 1906 को एक साथ एक सभा आयोजित की तथा उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का संकल्प लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1906 ईस्वी में मुंगेर में दिए गए उद्बोधनकारी भाषण का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तथा तेजेश्वर प्रसाद प्रमुख थे, जो उन दिनों छात्र थे। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। फिर देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। क्या देखते हैं दोस्तों इसमें? क्या है? फिर होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है? 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के नाम में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना के होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श पर के उपरांत बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष मौलाना मजहरुल बनाए गए थे तथा सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह बने। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वयं शासन प्राप्त करना था। आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट पटना आई। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। 1917 ईस्वी में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। फिर से देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें? चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था कृषकों को अपनी जमीन के 30/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य
के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कृत्रिम रेशों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इसके कारण अंग्रेज किसानों को भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। 1916 ईस्वी को में कांग्रेस के लगभग सॉरी दोस्तों, फिर से देखते हैं दोस्तों। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मुरलीधर भड़वा गांव निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में गांधी जी से भी मिले। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वो चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। पटना में गांधी जी मजहरुल हक से मिले। इसके बाद वागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हाईकॉक 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ के हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद, J.V. कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। परिणामस्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई था तथा महात्मा जी L.C. आदमी, राजा हरिश्चंद्र प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। 4 अक्टूबर 1917 को इस जांच समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहली बातें देखते हैं दोस्तों। बूढ़े हुए लगान का 1/4वां भाग छोड़ दिया गया तथा 3/4वां भाग वहीं वसूल लिया गया। पहला फिर से देखते हैं दोस्तों, यही बूढ़े हुए लगान का 1/4वां भाग छोड़ दिया गया तथा 3/4वां भाग वहीं वसूल लिया गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। जो राशि नगद में वसूली गई थी उसका 1/4वां भाग किसानों को वापस कर दिया गया। फिर से देखते हैं दोस्तों, जो राशि नगद में वसूली गई थी उसका 1/4वां भाग किसानों को वापस कर दिया। फिर देखते हैं दोस्तों तीसरा, तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इन सभी प्रयासों के आधार पर 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम को पारित कर दिया गया। मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। किसने महात्मा कहा पहली बार दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा मोतिहारी में मुकदमा चला गया। चंपारण सत्याग्रह में प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चला गया प्रथम सत्याग्रह था। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों,
अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, रॉलेट एक्ट, बिहार में विरोध। क्या है दोस्तों, रॉलेट एक्ट, बिहार में विद्रोह। देखते हैं दोस्तों इसमें पॉइंट, इसमें क्या है दोस्तों, बिहार में रॉलेट एक्ट, बिहार में रॉलेट विधेयकों के विरुद्ध आंदोलन फरवरी 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में शुरू हुआ तथा मार्च 1919 में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। सर्चलाइट में रॉकेट विधेयकों की तीव्र आलोचना हुई तथा राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग आरंभ हुआ। मजहरुल हक की अध्यक्षता में पटना सिटी में 4 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित हुई, जिसमें 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने एवं विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, परनेंदु नारायण सिन्हा, सैयद हसन इमाम आदि प्रमुख नेता ने भाग लिया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। हसन इमाम के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को एक विशाल जुलूस पटना बाजार से होकर गुजरा, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। इस प्रकार 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह दिवस मनाया गया। गांधी जी को पंजाब में गिरफ्तार किए जाने की खबर पटना में 19 अप्रैल 1919 को पहुंचने पर पूरे बिहार प्रांत में भारी उत्तेजना फैल गई। हसन इमाम की अध्यक्षता में 21 अप्रैल 1919 को पटना में नागरिकों की एक सभा हुई, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर प्रकाश डाला गया तथा राजेंद्र प्रसाद के आवास पर उन लोगों के नाम लिखाने हेतु जो संकल्प लेना चाहते थे एक केंद्र खोला गया। फिर देखते हैं दोस्तों अगला आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन। क्या है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। इसमें पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1928 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान राजनीतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य समिति कर दिया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई, इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार एवं आह्वान किया। 19 मार्च 1920 को संपूर्ण बिहार मुसलमानों ने हड़ताल की, जिसका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा और मुंगेर में व्यापक प्रभाव रहा और बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। बी अम्मा महिला नेता के रूप में इस आंदोलन में सक्रिय रही। फिर देखते हैं अगला आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन किया गया। थैंक यू दोस्तों और धन्यवाद, और इसी तरह पढ़ाई करने के लिए हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, और आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।